ही आज के लेक्चर का टॉपिक है द 19th सेंचुरी। फ्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे बदलाव आए हैं। दोस्तों, इन सभी चेंजेस के पीछे इकोनॉमिस्ट ने 3 रीजंस के बारे में बताया है: फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। आखिर इन तीनों टाइप के फ्लोज ने, इन रीजंस ने ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया 19th सेंचुरी में, हमें इसी बात का पता आज के लेक्चर से लगाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 19th सेंचुरी में यूरोप में सबसे पहले फूड प्रोडक्शन और फूड की कंजम्पशन में कुछ चेंजिंग पैटर्न्स नजर आए। जानते हैं, उस समय यूरोप खुद को एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाना चाहता था। फूड के केस में यूरोप के लोगों का ये मानना था कि हम सभी फूड क्रॉप्स को अपने नेशन में ही कल्टीवेट करेंगे, हर एक चीज को अपने नेशन में ही प्रोड्यूस करेंगे और फिर सभी सिटीजन्स की नीड्स को पूरा करेंगे। यानी कि यूरोप के लोगों का ये मानना था कि किसी भी हालत में किसी भी नेशन से हम सपोर्ट नहीं लेंगे। इसलिए उस समय फ्रेंड्स, ब्रिटेन में जो कॉर्न्स को इंपोर्ट किया जाता था उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, जिसे हम कॉर्न लॉज के नाम से बुलाते हैं। यानी कि कॉर्न लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। परंतु दोस्तों, कॉर्न लॉज को इम्प्लीमेंट करने के बाद ब्रिटेन के लोगों की लाइफ्स में बहुत से बुरे बदलाव आने लगे। जानते हैं, सभी लोग अब फूड के बढ़ रहे प्राइसेस से परेशान होने लगे। सभी लोग मार्केट में जो प्रोडक्ट्स की बहुत ही लिमिटेड वैरायटी थी उससे बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगे। देखते ही देखते कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने और अर्बन एरियाज के लोगों ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि कॉर्न लॉज को हटा दिया जाए, इंपोर्ट्स को अलाउ कर दिया जाए। इसलिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम बाद ये बात मान ली और कॉर्न लॉज को एबॉलिश कर दिया। अब हमें समझना ये है कि 19th सेंचुरी में ये जो कॉर्न लॉज को एबॉलिश किया गया, आखिर इसके इफेक्ट्स ब्रिटेन पर और वर्ल्ड के बाकी नेशंस पर किस टाइप के आए। तो दोस्तों, अगर ब्रिटेन की बात करें तो जानते हैं फूड के प्राइसेस कम होने लगे इंपोर्ट्स को अलाउ करने के बाद। ये इफेक्ट तो काफी अच्छा आया क्योंकि अब सभी लोग फूड को अफोर्ड कर पा रहे थे। अगर सेकेंड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप्स को इंपोर्ट किया जाने लगा था, इसीलिए फ्रेंड्स अब ब्रिटेन में लोगों ने कल्टीवेट करना कम कर दिया था। इसलिए अनकल्टीवेटेड लैंड बढ़ने लगी। वहीं अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंपोर्ट किया जा रहा था, इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ब्रिटेन में काफी कम हो गई। अब काफी लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। यानी कि फ्रेंड्स, अब फ्लो ऑफ ट्रेड फ्लो ऑफ लेबर में कन्वर्ट हो गया। ये तो बात हुई ब्रिटेन की। अब पूरे वर्ल्ड पर आते हैं स्टूडेंट्स। 19th सेंचुरी में कॉर्न लॉज के एबॉलिश होने के बाद पूरे वर्ल्ड में जानते हैं किस टाइप के चेंजेस आए। फ्रेंड्स, बहुत से नेशंस ने, जैसे कि रशिया, ऑस्ट्रेलिया, काफी नेशंस ने अब अपने कंट्रीज में कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कल्टीवेशन को एक्सपैंड कर दिया था। सभी नेशंस का ये मानना था कि अब ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाए ताकि हम इन फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के बाद ब्रिटेन में सप्लाई कर पाए और अपने नेशन का प्रॉफिट बढ़ा पाए। तो इसी सोच के साथ फ्रेंड्स, काफी सारे नेशंस में अब कल्टीवेटेड लैंड बढ़ने लगी। वहीं दोस्तों, अब जानते हैं रेलवे नेटवर्क सेटअप होने लगा था क्योंकि सभी नेशंस ये चाहते थे कि फूड क्रॉप्स को और बाकी आइटम्स को बहुत ही सेफली और इजीली एक नेशन से दूसरे नेशन में पहुंचाया जाए। इसी के लिए अब रेलवे नेटवर्क सेटअप होने लगा। फ्रेंड्स, कल्टीवेशन के लिए रेलवे नेटवर्क को सेटअप करने के लिए लेबर की जरूरत होती है, इसलिए लेबर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, देखते ही देखते जानते हैं लेबर के लिए ज्यादा से ज्यादा घर बनाए गए, उनकी लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई। अब दोस्तों, 19th सेंचुरी में ये जो डेवलपमेंट्स हो रही थी कल्टीवेशन के केस में, रेलवे नेटवर्क के सेटअप के केस में, यहाँ तक कि लेबर के लाइफस्टाइल के केस में, इन सब के लिए कैपिटल की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी। इसलिए दोस्तों, ऐसे टाइम में जानते हैं लंदन एक फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में उभर कर आया। तो देखा दोस्तों आपने कैसे फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल आपस में कनेक्टेड है और कैसे इन तीनों टाइप के फ्लोज ने ह्यूमन लाइफ को 19th सेंचुरी में अफेक्ट किया। जानते हैं सभी नेशंस अब आपस में कनेक्टेड फील करने लगे थे दोस्तों।
कहा जाता है कि इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में करीब 150 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया था। जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि आखिर फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल ने ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट किया। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर और पता लगाते हैं कि आखिर टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन की इस जर्नी में कैसे मेजर रोल प्ले किया है। स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी के केस में बहुत सी इनोवेशंस देखने को मिली, स्पेशली रेलवेज, स्टीम शिप्स और यहाँ तक कि टेलीग्राफ के केस में। रेलवेज और स्टीम शिप्स ने तो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन को बहुत आसान बना दिया, वहीं टेलीग्राफ ने डिफरेंट नेशंस के बीच की कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना दिया। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल को समझेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर टेक्नोलॉजी ने कैसे ट्रेड को आसान बनाया। ये एग्जाम्पल है मीट ट्रेड के बारे में। स्टूडेंट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी के आने से पहले यूरोप तक मीट पहुंचाना बहुत टफ था। फिर चाहे वो एनिमल्स को काट कर भेजना हो या फिर जीवित एनिमल्स को भेजना हो, इन सभी एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन, मीट की ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों उस समय शिप्स के थ्रू बहुत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि ये सभी एनिमल्स एक तो शिप में बहुत ज्यादा स्पेस कवर करते और दूसरा रास्ते में या तो ज्यादातर एनिमल्स मर जाते या फिर वो बीमार हो जाते। परंतु रेफ्रिजरेटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये सभी चीजें आसान हो गई। जानते हैं फ्रेंड्स, अब मीट को, एनिमल्स को काट कर भेजना बहुत ही सिंपल हो गया, वो भी रेफ्रिजरेटिंग शिप्स के थ्रू, क्योंकि दोस्तों अब ना तो एनिमल्स शिप्स में ज्यादा स्पेस कवर करते और ना ही वो मारे जाते। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ अब मीट रेफ्रिजरेटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू यूरोप तक पहुंचने लगा। इसका एक और फायदा हुआ, अब ट्रांसपोर्टेशन इतनी आसान बन गई कि मीट के प्राइसेस कम होने लगे और यूरोप के सभी लोग आसानी से मीट को अफोर्ड करने लगे। तो देखा दोस्तों कैसे टेक्नोलॉजी ने ट्रेड को इजी बना दिया, स्पेशली मीट ट्रेड के केस में। लेकिन हमें एक बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए स्टूडेंट्स, अगर 19th सेंचुरी में हम लोगों को प्रोस्पेरिटी, एक्सपेंशंस देखने को मिली है, तो वही स्टूडेंट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिले हैं, स्पेशली कॉलोनाइज्ड नेशंस के केस में। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं अफ्रीका का। दोस्तों लेट 19th सेंचुरी में यूरोप ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया था, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। जानते हैं तब अगर आप अफ्रीका के मैप को देखें, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे अफ्रीका के मैप पर ये कुछ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की गई हैं। इन स्ट्रेट लाइंस का दोस्तों क्या मतलब है? देखिए, इंडिया का मैप जब हम देखते हैं हमें ऐसी स्ट्रेट लाइंस नहीं दिखाई देती, क्योंकि दोस्तों इंडिया को, हमारे नेशन को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया है कल्चर के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर। परंतु अफ्रीका के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 1885 में दोस्तों कुछ यूरोपियंस आपस में एक साथ मिले, उन्होंने मीटिंग की और रैंडमली अफ्रीका के मैप पर ये लाइंस खींच दी। अफ्रीका को रैंडमली स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, बिना कुछ सोचे, बिना कल्चर या लैंग्वेज के बेसिस पर। तो देखा दोस्तों कैसे अफ्रीका के साथ इतना इनजस्टिस किया गया, अफ्रीका पर बहुत बुरा असर आया। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, राइंडर पेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स 1890s में अफ्रीका में एक डिजीज सामने आई राइंडर पेस्ट के नाम से। ये एक कैटल प्लेग था, यानी कि ये जो डिजीज थी ये एनिमल्स को अफेक्ट कर रही थी। इस डिजीज के कारण बहुत से एनिमल्स तब अफ्रीका में मारे गए। सवाल ये है कि आखिर ये डिजीज अगर एनिमल्स को अफेक्ट कर रही थी तो इससे ह्यूमन लाइफ पे क्यों इफेक्ट आया? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। पहले दोस्तों अफ्रीका के पास बहुत सारी लैंड थी, रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे और पॉपुलेशन काफी कम, यानी कि तब पॉपुलेशन अपनी नीड्स को बहुत आसानी से पूरा कर पा रही थी, स्पेशली लैंड की मदद से और उनके पास लाइफ स्टॉक था उसकी मदद से। जब ये बात यूरोपियंस को पता चली तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। दोस्तों यूरोप के लोग अफ्रीका आए और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब अफ्रीका में वो माइनिंग करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। परंतु इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूरोपियंस को लेबर ही नहीं मिली, क्योंकि दोस्तों जो अफ्रीका के लोग थे वो पैसे देने के बाद भी काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उन लोगों का ये कहना था कि वो अपनी लैंड की मदद से, लाइफ स्टॉक की मदद से और जो अफ्रीका में रिसोर्सेज है उसकी मदद से वो अपनी नीड्स को ऑलरेडी पूरा कर पा रहे हैं, उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए यूरोपियंस ने अब एक स्ट्रैटेजी अपनाई। दोस्तों यूरोपियंस को लेबर की नीड थी, ये बात तो साफ है। अब इसके लिए सवाल ये था कि आखिर लोगों को माइनिंग में और प्लांटेशंस में काम करने के लिए कैसे लाया जाए। इसके लिए यूरोपियंस ने कुछ मेजर्स लिए। सबसे पहले तो दोस्तों यूरोप के लोगों ने टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए, टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया।
अब अफ्रीकन्स ये टैक्स को तभी पूरा कर सकते थे जब वो अपने घर से बाहर आकर माइंस में और प्लांटेशन में काम करते। कितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनाई। दूसरी टेक्निक ये यूज की यूरोपियंस ने। फ्रेंड्स, उन्होंने इनहेरिटेंस लॉस को बदल दिया, यानी कि ये रूल बना दिया कि एक फैमिली में से सिर्फ एक मेंबर के पास ही इनहेरिटेड लैंड जाएगी। उसके अलावा एक फैमिली के बाकी मेंबर्स को अपने सर्वाइवल के लिए घर से बाहर आकर माइंस और प्लांटेशंस में काम करना होगा। तीसरी स्ट्रैटेजी ये अपनाई कि फ्रेंड्स, माइन वर्कर्स के लिए यूरोपियंस ने कैंपस बना दिया ताकि उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, उनसे से ज्यादा काम कराया जा सके। देखा दोस्तों, कैसे यूरोपियंस ने अफ्रीकन्स को मजबूर किया कि वो माइंस में और प्लांटेशंस में आकर काम करें। अब राइंडरपेस्ट डिजीज पर आएंगे। फ्रेंड्स, अफ्रीका में तब ब्रिटिश एशिया से कैटल को इंपोर्ट किया जाता था। ये जो राइंडरपेस्ट डिजीज है, ये उस समय हॉर्सेस के थ्रू आई। अफ्रीका के लोगों को पता भी नहीं चला और ब्रिटिश एशिया से कुछ इन्फेक्टेड कैटल उनके नेशन में आ गई और हॉर्सेस के थ्रू ये डिजीज पॉपुलर होने लगी। धीरे धीरे राइंडरपेस्ट, इस डिजीज ने, कैटल प्लेग ने अफ्रीका के करीब 90% एनिमल्स को मार डाला। इसका बहुत बुरा असर आया दोस्तों अफ्रीका के लोगों के लाइवलीहुड पर। लोग मजबूर हो गए अब माइंस में और प्लांटेशंस में जाकर काम करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, कितनी इजीली यूरोप के लोगों ने अपनी नीड्स को पूरा कर लिया। उन्होंने माइंस और प्लांटेशन में काम करने के लिए लेबर ढूंढ ली। वहीं फ्रेंड्स, डिजीज की मदद से यूरोपियंस ने अफ्रीका पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना कंट्रोल सेटअप कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक से हमें ये बात पता चली कि 19th सेंचुरी में कैसे फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल ने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा दिया। कैसे अब सारे नेशंस आपस में कनेक्टेड हो गए। हमने ये भी देखा कि अगर 19th सेंचुरी में प्रोस्पेरिटी हुई, एक्सपेंशंस हुई, तो दोस्तों नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखे गए कॉलोनाइज्ड नेशंस के केस में। अगले लेक्चर में हम लोग इंडिया पर ध्यान देंगे, पता लगाएंगे कि आखिर इंडिया के केस में 19th सेंचुरी में किस टाइप के बदलाव आए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।